हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। पहला ही चैप्टर है और आज की क्लास में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो नोट्स होगा बोर्ड एग्जाम के लिए उसको तैयार कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, तो ठोस कठोर होते हैं क्यों? हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठोस कठोर होता है, इसका आकृति और आयतन निश्चित होता है। आखिर क्यों, कारण क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ठोस के अवयवी कण, और वो अवयवी कण क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, की स्थिति क्या होती है? स्थिर रहती है। और अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये गति नहीं करते हैं, इस कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं तथा इसी कारण से ठोस कठोर होते हैं। आप जानते हो कि ठोस के कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है, जो उनके अवयवी कणों को बांध कर रखता है, वो प्रबल होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण ठोस के जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, और इसी कारण तो ठोस कठोर होता है। तो इससे ज्यादा आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स को किस तरीके से तैयार करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालोगे द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और हेडिंग डालोगे महत्वपूर्ण प्रश्न और प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, अब अगर ठोस के बाद हम लोग बात करें तो ठोसों को वर्गीकृत किया गया है। वो किस आधार पे किया गया है? तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में किया गया है? तो आपको मालूम है कि 2 भागों में किया गया है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये अवयवी कणों की व्यवस्था का मतलब हम नहीं समझे तो आप अपने स्कूल को एग्जाम्पल में ले सकते हो। स्कूल में प्रेयर का जब लाइन लगता है तो उस समय बच्चे कतार में होते हैं, नियमित क्रम से होते हैं, और जब लंच हो या छुट्टी हो उस समय बच्चे अलग अलग तरीके से यानी कि अंट संट तरीके से व्यवस्थित होते हैं, उस समय मिक्स होते हैं। वैसे ही अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आप लोग देख सकते हो यहाँ क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है उसकी जो व्यवस्था है वो फिक्स है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक क्रॉस के बाद गोला है, फिर क्रॉस है, फिर गोला है, फिर क्रॉस है, फिर गोला है, फिर यहाँ पे देखिए गोला क्रॉस गोला क्रॉस गोला क्रॉस, फिर यहाँ पे क्रॉस गोला क्रॉस गोला क्रॉस गोला। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस गोला क्या है? तो यहाँ पे ये है, मान लेते हैं अवयवी कण, ठोसों के अवयवी कण जो कि एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है? नियमित होती है, ठीक है। बस इतना आप लोग जान लो, इसका डेफिनेशन भी लिखवाएंगे। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें जो अवयवी कण है वो अंट संट तरीके से होते हैं। इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो फिक्स नहीं होती है, यानी कि गोला गोला, कहीं क्रॉस क्रॉस गोला क्रॉस क्रॉस, इस तरीके से अंट संट तरीके से ये व्यवस्थित होगा, यानी कि इसका फिक्स व्यवस्था नहीं होगा। कहीं भी कोई कण व्यवस्थित हो सकता है। तो इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये है ठोसों का वर्गीकरण किसके आधार पे? तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे। अब आइए आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ठोस अवस्था के गुण हमने लिखा है। ठोस अवस्था के क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे जो नोट तैयार किया है, इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा, उसके बाद ठोस, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद ठोस अवस्था के क्या क्या गुण होते हैं उसे लिखेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। पहला जो गुण लिखा हुआ है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। दूसरा गुण है, इसमें अंतराण्विक स्थान कम होते हैं। अंतराण्विक स्थान इसके कणों के बीच में आप लोग देखोगे बहुत कम स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, इनकी अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होती है, यानी कि एक दूसरे को जिस बल से खींच के रखता है उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, और ये प्रबल होता है। आगे बात करें तो ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। इसके बाद आगे देखिए, इनमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि बहने का गुण नहीं होता है। अगर आपके पास
कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, मोबाइल है, क्या वो बहता है? नहीं। पानी की तरह क्या बहता है या हवा की तरह? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच में जो बल लग रहा है वो प्रबल बल है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें विसरण का गुण भी नहीं पाया जाता है। विसरण यानी कि मिक्स होने का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन उदाहरण के साथ लिखा है। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे पहले आप डिफिनेशन लिख सकते हो कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का आप लोग डिफिनेशन देख सकते हो, वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति ना हो तथा जिसे बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति ना हो तथा जिसे बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके। अब आकृति ही निश्चित नहीं है तो उसे बराबर भागों में कैसे तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर हम लोग उसे तोड़ेंगे भी तो उसके कणों की जो व्यवस्था होगी वो अंट संट तरीके से होगी। तो कणों की व्यवस्था अगर निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, उस ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस, और कणों की व्यवस्था अगर अनियमित तरीके से है, अंट संट तरीके से है, तो उस प्रकार के ठोस को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। सॉरी, अक्रिस्टलीय ठोस। और जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्रिस्टलीय ठोस में आप लोग देख सकते हो हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। और क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आप लोग अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो देखिए आप, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा कांच है। ठीक है, क्या है? तो कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, बहुलक है, क्वार्ट्ज ग्लास है, ये सब क्या है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, अब इसमें हमने यहाँ पे अंतर को दिखाया है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, और एक तरफ लिखा है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ लिखा है अक्रिस्टलीय ठोस। फटाफट हम रिवीजन करते हैं, इसको देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर क्या है कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। उसके बाद देखिए दूसरा अंतर क्या है कि इसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है? इसे बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो इसके द्रव्यमानक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के इसके द्रव्यमानक अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस ये वास्तविक ठोस भी होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये अतिस्थितित द्रव या क्षम्य ठोस, ठीक है, आभासी ठोस भी इसे कह सकते हैं। आगे देखिए पांचवा अंतर है, ये असमदैशिक होते हैं, असमदैशिक होते हैं, और यहां पे लिखा है कि अक्रिस्टलीय ठोस ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए छठा गुण, तो ये दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी, और यहां पे देखिए तो अक्रिस्टलीय ये लघुपरासी होते हैं। इन सारे पॉइंट को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिया है, इसीलिए हम इतना तेज। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्रिस्टलीय ठोसों का जब वर्गीकरण करेंगे उनके बीच में लगने वाले बलों के आधार पे, तो इसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला नंबर आणविक ठोस, दूसरा नंबर आयनिक ठोस, तीसरा नंबर धात्विक ठोस, और चौथा नंबर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। तो इस प्रकार से क्रिस्टल को, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको उसके बीच में लगने वाले बलों के बीच में, यहां लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि उनके कणों के बीच में लगने वाले बल के आधार पे चार वर्गों में बांटा गया है, और उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे आप लोग देख सकते हो आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यमानक उच्च क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हमने लिखा है कि आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यमानक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल यानी कि मजबूत आकर्षण बल लगा होता है, और इसके आयनों को तोड़ने के लिए ज्यादा उष्मा की जरूरत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है
कि आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जो आयनिक यौगिक होता है वो द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हमने लिखा है कि आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसके आयन द्रवित या गलित अवस्था में गतिशील रहते हैं और ठोस अवस्था में इसके आयन अपने स्थानों पर ही रहते हैं। यानी कि ठोस अवस्था में रहेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको जल में यानी कि गलित रूप में होता है तो इसका क्या होता है, आयन टूट जाता है और आयनों का प्रवाह के कारण ही इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो इसलिए हम इसे यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।